बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स के पार्ट 3 के बारे में आज जो है इसका आगाज करते हैं हम। हार्लम रेनेसांस 1920 से लेकर 1930 तक का जो पीरियड है, इसको यानी न्यू नेग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है। रिवाइवल इसमें आप कह सकते हैं अफ्रीकन जो लोग हैं जो अमेरिका में आके सेटल हुए, उनके यानी एक रिवाइवल, उनकी कल्चरल रिवाइवल की एक ये मूवमेंट है। और मैनहट्टन न्यूयॉर्क की एक रीजन है हार्लम, वहां पे इसकी ये सेटिंग थी। रेशियल प्राइड, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और कल्चरल सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है ना ये रिप्रेजेंट करती है। वहाँ के अफ्रीकन कल्चर को, लिटरेचर को, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है और अपनी अब जो खास तौर पर अपनी जो वैल्यूज है उसको उजागर करने की ये एक कह सकते हैं कि आप मूवमेंट थी। हार्लम मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में इसकी यानी आप कह सकते हैं बुनियाद थी। वहां पर इस रीजन में यानी आप कह सकते हैं कि वहां पे ये फैली और एक प्रॉस्पर हुई। इसका नाम कैसे हुआ? एक एंथोलॉजी थी जिसको एलेन लॉक ने जो है एडिट किया 1925 में, द न्यू नेग्रो उसका नाम था। उससे ये जो है मूवमेंट का नाम जो है वो आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ। It challenged the stereotypes and promote the progressive और socialist politics। अब ब्लैक जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई जो prejudice है उसको चैलेंज किया। जो सोशल इंटीग्रेशन के बरखिलाफ जो हुकूमती फैसले हैं या जो इकदारात हैं उनको इसने चैलेंज किया। इट हेल्प ले द फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। अब जहन में रखिए कि जो सिविल राइट मूवमेंट है उसका आगाज तकरीबन 1955 तक से होता है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इन्वॉल्व होकर जो सियाफाम लोग हैं उनकी राइट के लिए निकलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस हार्लेम रिनेसांस ने उस रेशियल प्रोवाइड जो प्राइड है उसको किक स्टार्ट किया ताकि वो अपने राइट्स को जो है वो मांग सके। की ऑथर्स आप देख सकते हैं लैंगस्टन ह्यूज जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, पोइम्स भी लिखी। इसके अलावा W.E.B. डुबोय वगैरह शामिल है। रिप्रेजेंटेटिव वर्क में आप देख सकते हैं व्हेन वाशिंगटन वाज इन वोग, ये एडवर्ड क्रिस्टोफर विलियम्स ने एडिट किया। द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल जो है अफ्रीकन अमेरिकन ने लिखा उस दौर में। इसके अलावा ये वाला जो है, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, पहला ये वाला, इसका नाम ये है। इसके अलावा द वेरी ब्लूज लैंगस्टन ह्यूज की तरफ से लिखी जाने वाली। जैज एज की तरफ हम बात करें तो जैज एज का जिक्र आते ही जरा ये देख लीजिए, इस दौर में इस दौर को प्रोहिबिशन पीरियड भी कहा जा सकता है। कि इस दौर में पाबंदी थी किसी भी तरह से अल्कोहलिज्म की ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन वगैरह पे 1933 तक, 1920 से लेकर 1933 का। अब जैज एज रिप्रेजेंट करती है खास तौर पर आप कह सकते हैं एक उस दौर में जो पॉपुलराइज किया गया म्यूजिक, जैज म्यूजिक, और उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर वैसे आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दिस एज इज मार्क्ड या कैरेक्टराइज्ड बाय द थीम्स ऑफ डेकेडेंस, आइडियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी, या समटाइम आप कह सकते हैं सोशल अपहीवल भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इस जैज एज में खास तौर पर जो अमेरिकन राइटर हैं एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी की जो कलेक्शन है वो लिखी और उससे ये टर्म जो है पॉपुलराइज हो गया, टेल्स ऑफ द जैज के नाम से उस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम था। कल्चरल मूवमेंट थी। जैज म्यूजिक उस दौर में खास तौर पर मशहूर था। जैज म्यूजिक जो है पॉपुलर था, गोल्डन एज कहते हैं उस जॉनरा की। ठीक है, यंगर जो जनरेशन है वो उस म्यूजिक को सुनती थी। ट्रेडिशनल क्लासिकल जो म्यूजिक है उससे हट कर ये एज यानी आप कह सकते हैं मशहूर हुई इस दौर में। तो अब इस दौर में आप इसको रोरिंग ट्वेंटी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आप कह सकते हैं जैज म्यूजिक के हवाले से मशहूर थी। जैज लिटरेचर किस बात को रिप्रेजेंट करता है? अगर आप ग्रेट गेट्सबी को जैज एज के तौर पर देखें तो जैज लिटरेचर स्ट्रगल, पेन और जो फाइट है उसको रिप्रेजेंट करता है। निचले तबके की स्ट्रगल और ऊपर वाली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ नजर आती है फाइट हमें ग्रेट गेट्सबी में। इट चैलेंज द पेसिमिस्टिक इंप्रेशन ऑफ ब्लैकनेस। इसके अलावा थीम्स ऑफ डेकेडेंस, आइडियलिज्म, ये रेजिस्टेंस टू चेंज, ये सारी बातें हमें नजर आती हैं। इम्प्रोवाइजेशनल, रिथमिक एंड रॉ एक्सप्रेशन इन पोइम्स, ये चीजें हमें म्यूजिक में भी मिलती हैं और पोइम्स में भी नजर आती हैं। रिप्रेजेंटेटिव वर्क में आप ग्रेट गेट्स भी जो है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का और लैंगस्टन ह्यूज की जो पोइम्स हैं उनको आप देख सकते हैं।
साउदर्न एग्रेरियंस। साउदर्न एग्रेरियंस 12 अमेरिकन साउदर्नर्स थे जिन्होंने एग्रेरियन लिटरेरी जो मैनिफेस्टो है वो लिखा 1930 में। और जॉन क्रो रैनसम जो है उनके अनऑफिशियल लीडर थे, अगरचे रॉबर्ट पेन वेरन जो है वो भी मशहूर मेंबर कहलाए। अब एग्रेरियन जो है इन्होंने एक फिलोसफिकल डिस्कशन जो है आप कह सकते हैं कि उधर से ये निकले, जिसका नाम फ्यूजिटिव पॉइंट्स कह सकते हैं आप। इन्होंने जो रैपिडली इंक्रीज इंडस्ट्रियलिज्म है उसके बरखिलाफ एग्रेरियन सोसाइटी जो है साउदर्न जो स्टेट कह सकते हैं अमेरिका की, उसको इन्होंने फोकस किया, उसको उसके ऊपर इन्होंने इनहेंस किया कि उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को, उस स्टेटस को मेंटेन जो है वो किया जाना चाहिए। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से अमेरिका की जो रियासतें हैं नॉर्थ और साउथ में बटी हुई है। नॉर्थ इंडस्ट्रियल थी और साउदर्न जो है वो एग्रेरियन थी। इसी बात को लेकर स्लेवरी के इशू पर सिविल वार भी रही 1861 से लेकर 1865 के दौरान। ठीक है। अब जो फ्यूजिटिव थे, फ्यूजिटिव पोइट्स, तो उन्होंने आप कह सकते हैं ये उन ग्रुप या उन पोइट्स को दिया गया जिन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन फ्यूजिटिव शाया किया 1920 से 22 से लेकर 1925 के पीरियड के दौरान। अब आई टेक माई स्टैंड द साउथ एंड द एग्रेरियन ट्रेडिशन। एलन टेट ने इसमें कंट्रीब्यूशन भी की। इसमें आई टेक माई स्टैंड में इस रिप्रेजेंटेटिव वर्क में एक मैनिफेस्टो था। इट डिफेंडेड द ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द साउथ। यानी आपको पता होना चाहिए आई टेक माई स्टैंड जो है एक जो एलन टेट ने एक कंट्रीब्यूशन की इसमें, और एक मैनिफेस्टो है जो कि साउदर्न एग्रेरियंस जो है वो सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल एग्रेरियन साउदर्न सोसाइटी को। फायरसाइड पोइट्स। फायरसाइड पोइट्स आप कह सकते हैं कि इनको स्कूल रूम या फिर इनको हाउस होल्ड जो है पोइट इनको कहा जाए। फायर साइड लोग इनकी नज़में आग के अलाव के पास बैठकर सुना करते थे, एंजॉय करते थे। मॉरलिस्टिक डिडक्टिक पोइट्स थी इनकी। न्यू इंग्लैंड सेटिंग थी इनकी। न्यू इंग्लैंड मखसूस रीजन है अमेरिका का, अपर पहाड़ियों से मुज़य्यन। और आप कह सकते हैं कि जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी उस रीजन से इनका ताल्लुक है। तो स्ट्रिक्ट पोइटिक फॉर्म्स को फॉलो किया इन्होंने, राइम स्कीम को फॉलो किया इन्होंने, एलिट्रेशन अपनी यूज की। यानी इनकी पोइम्स का खास बात यह है कि क्वाट्रेंस या कपलेट्स में लिखा इन्होंने, एलिट्रेशन मीटर को इन्होंने फॉलो किया, और ऑडियंस को एड्रेस करते हुए मॉरलिस्टिक या आप कह सकते हैं डिडक्टिक टून इन्होंने रखी अपनी पोइम्स में। और इनकी पॉइंट की खास बात थी, याद रखने में काफी आसानी रहती थी, जैसा कि साम ऑफ लाइफ है। ठीक है। फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक थीम्स एंड मैसेज ऑफ मोरालिटी। और आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट फॉर फैमिली गैदर्ड अराउंड द फायर। तो ये आप कह सकते हैं कि जो फैमिलीज इकट्ठी होती थी वहां से ये नाम आया, आग के अलाव के करीब बैठकर। तो इनका दूसरे नाम स्कूल रूम या हाउस होल्ड पोइट्स थी, क्योंकि स्कूल या कॉलेज लेवल पे भी इनकी पोइम्स मशहूर थी। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की जो पोइम है साम ऑफ लाइफ, आप कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क है। इस जो आप कह सकते हैं पोइट्स की जो ये मूवमेंट है उसमें। इसके अलावा लॉन्गफेलो की 1850 पोइट्री कलेक्शन द सी साइड एंड द फायर साइड। ठीक है, ये यहाँ से ये टाइटल की इंस्पायरेशन आई। और फॉर्म मैंने आपको बता दी। की मेंबर्स में आप देख लें हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ग्रीनलेफ, विटर, रसल लॉयल, इसके अलावा विलियम कलिन ब्रायंट वगैरह शामिल हैं। इन्होंने ये आपके सामने सेटिंग आपके सामने आ रही है, ऑडियंस को एड्रेस किया और किस तरह मोरालिटी, मिथ और पेट्रियाटिक व्यूज को जो अपने एड्रेस किया। आई एम्ब्रेस द कॉमन, आई एक्सप्लोर एंड सेट द फीट ऑफ फैमिलियर द लो, एमर्सन के व्यूज है। ब्लैक माउंटेन पोइट्स 1930 से लेकर 1950 तक का पीरियड है। अमेरिकन आप कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न पोइट्स, आप इनको दर्जा दे सकते हैं। ब्लैक माउंटेन कॉलेज से इनका ताल्लुक है। ब्लैक माउंटेन जो कॉलेज है उसने आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर से मुतलिक बहुत सारे लोग पैदा किए, बहुत सारे। तो वहां से आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्टिविस्ट पोइट भी कहलाने लगे ब्लैक माउंटेन। अब इन्होंने एक नया स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया, फ्री स्टाइल ऑफ विलियम कार्लोस विलियम्स का, जिसमें आप कह सकते हैं कि राइम स्कीम या उससे हटकर चीजों को लिखना शुरू किया। तो इस पोइट्री लिखे जाने को इन्होंने ओपन फील्ड के तौर पर जो है ना कहलाया।
अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ऑल्सन ने, उनका ये कहना था कि वन परसेप्शन इमीडिएटली एंड डायरेक्टली लीडिंग टू अ फर्दर परसेप्शन, यानी एक्सेसिव यूज ऑफ मेटाफॉर्स या एक्सेसिव यूजेज ऑफ वोकैबुलरी या एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया। यही बात हमें इमेजेस पोइट्री में भी नजर आती है, इमेजेस मूवमेंट जो कि एज़रा पॉन्ड ने शुरू की। तो ये खास फीचर्स हैं इनके। ओपन फॉर्म अप्रोच, ठीक है, और इसके अलावा इंटरेस्टेड इन नेचुरल पैटर्न्स ऑफ स्पीच, रिलायंस अपॉन कॉलोकियल डिक्शन, कॉमन लैंग्वेज, ठीक को इस्तेमाल किया। एम्फेसिस ऑन क्रिएटिव प्रोसेस, इम्प्रोवाइज प्रोसेस, कोई नई टेक्निक इजाद की, प्रोजेक्टिविस्ट पोइट कहलाए। तो ये इनकी खास बात थी। एक खास इनकी बात कि जिस तरह हम ईयर लिखते हैं उसको वाई आर कह के लिख देना, यानी मिनिमाइज भी किया किसी तरीके से। डिस्टिंक्टिव पोइटिक फीचर इनका, यानी आप कह सकते हैं इन्होंने अडॉप्ट किया अपने पास। तो ये प्रोजेक्टिविस्ट या ब्लैक माउंटेन पोइट भी कहलाए जाने लगे। बीट पोइट्स, बीट पोइट्स ग्रुप ऑफ पोइट्स जो कि सैन फ्रांसिस्को लिटरेरी काउंटर कल्चर 1950 में इमर्ज हुए। अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स को इन्होंने पोस्ट वॉर एरा में जो है वो मुतासर किया। एकेडमिक फॉर्मलिज्म को और मटेरियलिस्टिक जो है उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। और इसके अलावा जो कॉन्फॉर्मिटी ऑफ द मिडिल क्लास, अमेरिकन ड्रीम से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। इनके रिप्रेजेंटेटिव वर्क आपके सामने है। नेकेड लंच मशहूर एक नॉवल है, ऑन द रोड जैक क्रोक का नॉवल, और इनको बोहेमियन हेडोनिस्ट भी कहा जाता है कि यानी मैरी मेकिंग, एंजॉय करना या इस तरह की चीजों को पॉपुलराइज करना, ये इनकी वजह से इनको टर्म दिया जाने लगा। बीट पोइट इज लार्जली फ्री वर्स, रियलिस्टिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द cadences of jazz and Native American spirituality। अब surrealistic से मुराद ऐसी इमेजिनेटिव और ऐसी चीजें जिनको ऑब्जर्व कह सकते हैं आर्ट में, उनको रिप्रेजेंट किया इन्होंने अपने वर्क के अंदर। इसके अलावा द बीट जनरेशन जो फ्रेज है उसको आप ये कह सकते हैं कि केरोइक ने इंट्रोड्यूस किया 1948 में। और इनके साथ आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलन गिन्सबर्ग की 1956 में जो है वो आती है। नेकेड लंच जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है इनका, जो कि आप कह सकते हैं कि लूजली कनेक्टेड विनेट्स पर ये आप कह सकते हैं बेस करती है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के ऐसे जो है वो हिंट दिए गए हैं, ऐसे कनेक्शन बनाया गया है किसी तरीके से, एक स्टोरी दूसरी चीज से जो है आप कह सकते हैं कि कनेक्ट होती हुई हमें जो है वो नजर आती है। और यानी इस तरीके से इसको लिखा गया है कि कोई भी चैप्टर किसी भी तरीके से आप पढ़ा जा सकता है, कि मतलब दे आर इंटेंडेड इन अ वे टू बी रीड इन एनी ऑर्डर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लिखा गया है। दे सेलिब्रेटेड नॉन कॉन्फर्मिटी एंड स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी। कन्फेशनल पोइट्री जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें आप देख सकते हैं अपने बारे में लिखना, अपनी बातों से लिखना। क्रिटिक एम.एल. रोजेंथल ने कन्फेशनल टर्म को कॉइन किया, एक रिव्यू किया था उन्होंने रॉबर्ट लोएल की किताब लाइफ स्टडीज इन द नेशन में। रॉबर्ट लोएल जो है लाइफ स्टडीज जो है वो इनकी अपनी जिंदगी, मैरिटल स्ट्राइफ या पर्सनल इश्यूज, मेंटल इलनेस को हाईलाइट करती है। तो पहले जिस तरीके से अपने बारे में बात करने को टैबू समझा जाता था, कन्फेशनल पोइट्री ने इन बातों को खत्म किया। सोशल थीम्स को, अपने आप को, इंडिविजुअल को जो पर्सनल है उसके व्यू पॉइंट को सामने रखा। टैबू मैटर्स को लिखना शुरू किया, अपने कन्फेशंस को सबके सामने आया किया। सीरीज ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंसेस rather shameful that one is honor bound not to reveal। अपनी बातों को जो कि लोग समझते थे कि they should not be revealed, उनको जाया शो किया। Poets wrote in a direct colloquial speech rhythms and used images that reflected intense psychological experiences। सिल्विया प्लेथ का नाम सामने आता है, रॉबर्ट लोएल वगैरह भी आप कह सकते हैं इसमें शामिल हैं। एक्चुअल इवेंट में रेफर टू रियल पर्सन एंड रिफ्यूज एनी मेटाफोरिकल यूनिवर्सल सिंबल्स। ये खास बात है इनकी कि अपने बारे में लिखा, एडमिट किया, आई, और इसके बाद किसी तरह की एल्यूजन या मेटाफोरिकल जो है वो सिमिलीज इस्तेमाल करने से गुरेजा रखा। पोस्ट मॉडर्निज्म से आप कह सकते हैं जुड़े हुए नोटेबल कैरेक्टर्स आपके सामने आ गए, एलिजाबेथ बिशॉप, सिल्विया प्लेथ, रॉबर्ट लोएल शामिल। एड्रियन रिच ने इस अफसोस करते हुए करते हुए कहा कि वी फाउंड आवरसेल्व्स रिड्यूस्ड टू आई, उन बातों की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही उन्होंने। न्यूयॉर्क स्कूल, न्यूयॉर्क स्कूल
एक इनफॉर्मल ग्रुप था अमेरिकन पोइट्स का, पेंटर्स, डांसर्स का। कन्फेशनलिस्ट पोइट्री के बरखिलाफ इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन या वर्ल्ड ट्रैवल जो व्यू पॉइंट है उसको अडॉप्ट किया, किसी खास ग्रुप का हिस्सा बनने से हटकर। सब्जेक्ट मैटर लाइट, वायलेंट या ऑब्जर्वेशनल था, किसी भी टॉपिक पे लिखा करते, ड्यू इंस्पायरेशन फ्रॉम surrealism, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से। सेल्फ पोर्ट्रेट इनके इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्स मिरर बाय जॉन एशबेरी, आप कह सकते हैं नोटेबल वर्क में। लंच पोइम बाय फ्रैंक ओहारा, आई रिमेंबर जो ब्रेन हार्ट। फ्रेश एयर बाय केनेथ कोकने। अब फ्रेश एयर जो है इन्होंने एक केनेथ कोक ने एक बात भी लिखी कि वेस्टलैंड gave the times most accurate data. It seemed Eliot was the great dictator of literature, but hardly dared to wink or fool around in any way. Poems. तो इनका ये मानना था कि जो पोइम्स हैं वो लाजमी नहीं है कि इंसान को डिप्रेसिंग होगा ही तो वो पोइम कम्युनिकेट करेगा, या वन हैड टू सफर इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्रेट पोइट। तो ये इनके व्यूज थे। तो इसके साथ न्यूयॉर्क स्कूल के साथ ही हमारी अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इन तमाम बाय पार्ट्स में डिवाइड की जाने वाली वीडियोस को जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप मजीद देख सकते हैं और उनको स्टडी भी कर सकते हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया।